गुड इवनिंग। और आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उससे पहले हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में हमारी क्लास 9 की साइंस को 3 सब डिवीजन में बांट लिया है, जो कि है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो शुरुआत के जो आपके 4 चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट से 4 चैप्टर जो है वो आपके केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 जो चैप्टर है वो सारे आपके फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, और बाकी के जितने भी बचे चैप्टर वो सारे आपके बायो से बिलोंग करता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो हम पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द केमिकल स्टडीज, यानी कि जो केमिस्ट्री के अंदर हम जितने भी केमिकल से या फिर केमिकल से जो भी चीजें बनी है और कैसे वो बनी है, तो वो सारी जितनी भी केमिकल के रेफरेंस में जितनी भी स्टडी करेंगे वो सारी केमिस्ट्री के डिवीजन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब यहाँ से चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि हमारे सराउंडिंग में, मीन्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पाई गई है उन सबको हम टर्म देते हैं मैटर। यानी कि लेट अस कंसीडर दैट ये एक रूम है, इस रूम में एक लड़का खड़ा है और इस लड़के के आसपास काफी सारी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स है, जैसे कि वही बुक, टेबल, पेट यानी कि इसका पालतू जानवर। तो इसके एस्पेक्ट में, यानी कि इस लड़के के एस्पेक्ट में यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी हुई है वो सारी चीजों को हम कंसीडर करेंगे मैटर। यानी कि बेसिकली मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इस लड़के के रेफरेंस में अगर हम किसी और दूसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ एक प्लेन बेसिक टर्म दे देते हैं मैटर। और इस लड़के के एस्पेक्ट में जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, यानी कि इसके आसपास जितनी भी चीजें पड़ी है, तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको कंसीडर करते हैं हम सराउंडिंग। तो बेसिकली हमको बस यही पढ़ना है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई गई है वो सारी मैटर, चाहे वो एक बूंद हो जो हम एयर ले रहे हैं, जो एयर जो हम ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथिंग के लिए जो एयर जरूरी है वो भी मैटर कंसीडर की गई है। आसपास हमारे जितनी भी चीजें हमको मिल जाती है, जो भी हमारे आसपास पड़ा है, आप देख ही रहे होंगे मिलियंस ऑफ थिंग्स, सब कुछ मैटर ही है। तो चलिए देखते हैं। बात आती है कि जो मैटर है वो बना कैसे। तो जो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो टेबल। टेबल भी एक अच्छा एक मैटर ही है। तो हुआ ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि टेबल जो है वो सीधी ऐसी किसी टेबल नेचर ने हमें दे दी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे से छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि एग्रीगेट हो यानी मिले, और एग्रीगेट होकर उन्होंने कोई सा भी एक मैटर को क्रिएट किया। तो जो साइंटिफिक जो पुराने एंशिएंट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जो मैटर है वो कंपोज होता है मेनली पंच तत्व से। पंच तत्व आयुर्वेद में बहुत ज्यादा फेमस एक थिंग है। तो पंच तत्व से बना हुआ है मैटर। पंच तत्व है स्काई, अर्थ, एयर और वाटर और सॉइल, यानी कि ये पांचों जो तत्व है इन पांचों तत्वों से मिलके मैटर बना है। पर मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने कहा है कि मैटर सिर्फ 3 स्टेट में ही कंपोज होता है, यानी 3 स्टेट से ही कंपोज हुआ है, और इनके अलावा ऐसी कोई चौथी स्टेट नहीं है जिससे मैटर बना है। तो इन 3 स्टेट के अंदर ही ऐसी बहुत सारी सब स्टेट्स है जिससे मैटर बने हुए हैं, और 3 स्टेट के अलावा कोई सी भी ऐसी स्टेट नहीं है जिससे मैटर बना है। यानी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ मैटर कंपोज। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा है कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट होता है सिर्फ 3 स्टेट में। अब वो 3 स्टेट कौन कौन सी है? फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट, और थर्ड आती है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट का मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ।
सॉलिड स्टेट हमारे आसपास जितनी भी हार्ड जो थिंग्स पड़ी है, जितनी भी हार्ड चीजें पड़ी है हमारे पास, लाइक ग्लास हुआ, टेबल हुआ, वुड हुआ, और जितनी भी जो हार्ड चीजें हैं वो सारे हम कंसीडर करते हैं सॉलिड के अंदर। लिक्विड के अंदर जितनी भी वाटर से रिलेटेड या फिर जो ऐसी चीज जो फ्लो करती हो, यानी कि जो बहती हो, यानी जिसके अंदर फ्लूइडिटी होती हो, तो हम उसको लिक्विड में कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड थिंग आती है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट जो नॉर्मली कॉमन एग्जांपल होगा एयर विच वी ब्रीथ, जिसको हम सांस लेने में जो यूज करते हैं, एयर जो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो सारी आती है गैसियस स्टेट में। तो मेनली बस तीन ही स्टेट्स होती है जिसके अंदर मैटर एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इसके अलावा कोई ऐसी नई स्टेट नहीं है जिसके अंदर मैटर एग्जिस्ट होता है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लाइक जेल वगैरह, तो वो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है। अभी सिर्फ इतना ही जरूरी है कि मैटर एग्जिस्ट होता है तीन स्टेट में, वो तीन स्टेट आपके सामने है। इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब हम इन तीनों स्टेट के बारे में डिफरेंशिएट करके इन तीनों स्टेट्स को पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैटर एक ऐसी चीज है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि नेचर ने हमें डायरेक्ट ऐसा कैसा जो है वो कोई भी मैटर दे दिया। लेट अस कंसीडर दैट एक चौक पड़ी है हमारे पास। अब ये चौक ऐसा तो नहीं कि नेचर से हमें डायरेक्ट सीधी ऐसी कैसी चौक मिल गई, नहीं। जब हम इस चौक से लिखते हैं तो लिखते वक्त हमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हवा में उड़ते हुए दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स टाइप। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो सारे एक जगह एग्रीगेट हुए एक मोल्ड के अंदर, और मोल्ड के अंदर एग्रीगेट होकर हमने एक चौक का जो है चौक डिस्कवर कर दी। तो मैटर जो है मेनली, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स से एग्रीगेट होके बना है। अब अगर मैं आपके सामने अभी हम ऐसे जानते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, पर फिर भी कई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे आपको तीनों डिफाइन करने में, तीनों की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसके थ्रू हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में हम वेल डिफरेंशिएटिंग कर पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो अगर मैं आपके सामने किसी टेबल पे 4 मैटर रख देता हूँ अलग अलग तरह के, और आपसे कह देता हूँ इसमें से डिफरेंशिएट करो, सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैसेस कौन सा है, तो वो एग्जांपल्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। तो वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उनको याद में रख के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब यह नाम से पता लग रहा है कि क्या है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मीन्स बीच में, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कहेंगे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसियस। और अगर वही लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो होगा माइल्ड और मॉडरेट, या नॉर्मल भी आप कह सकते हो। और गैसियस के अंदर अगर वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होता है बिल्कुल लो। डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका थोड़ा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता क्या है, कोई भी, मैंने आपको दो एटम दे दिए, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। तो मैंने कोई आपको दो एटम दे दिए, जस्ट कंसीडर करिए यहाँ पे टब पड़ा है, ये टब है। इस टब के अंदर मैंने 5 टेनिस बॉल डाल दी। एक टब है, इस टब के अंदर मैंने 5 टेनिस बॉल डाल दी। अब इन टेनिस बॉल के ऊपर मैं आसपास से अगर अपना फोर्स लगाता हूँ, अगर इन टेनिस बॉल पे मैं यहाँ आसपास से अपना फोर्स लगाता हूँ तो ये सारी बॉल एक जगह आके एग्रीगेट होने की कोशिश करेगी, जिसके कारण इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। टब है,
एक टब, जो आप जिसमें पानी वानी भरते हो वो टब, उसके अंदर मैंने पांच टेनिस बॉल्स रख दी। उन 5 टेनिस बॉल्स के ऊपर मैंने अलग अलग डायमेंशन से यानी अलग अलग कोनों से मैंने उनके ऊपर फोर्स लगाया। तो वो बॉल जो है एक जगह आने पे यानी कि किसी भी एक पॉइंट आने के लिए एग्रीगेट करेगी, लड़ेगी कि मैं यहाँ आऊंगी मैं आऊंगी, तो वो एक जगह आके चिपक जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। जस्ट ये वुडन पीस है, इस वुडन पीस के अंदर ही काफी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं। तो सॉलिड, ये वुडन पीस सॉलिड होता है जैसा हमें याद है। तो इस सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है? हाई। तो इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो इन पर एटम और पर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा वो काफी क्या होगा? हाई होगा, जिसके कारण दो एटम के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा। अच्छा, एक एग्जांपल, दो बॉल आपने ली, यहाँ से आप इधर से भी इस बॉल को धक्का दे रहे हो, इधर से भी इस बॉल को धक्का दे रहे हो, दोनों बॉल का एक समय, एक टाइम ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों बॉल एक दूसरे से चिपक जाएगी और काफी देर तक हम दोनों तरफ से फोर्स लगाते रहेगा। अगर सेम फोर्स लग रहा हो तो बॉल अपनी ही जगह पर रहेगी, इधर उधर भागेगी नहीं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों के बीच में डेवलप हो गया है। तो वही बात है यहाँ पर, जो IMF यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है सॉलिड के अंदर, जो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या होता है? हाई होता है, जिसके कारण जो अलग अलग एटम मॉलिक्यूल है वो एक जगह एग्रीगेट होने की कोशिश करते हैं। अब एक जगह एग्रीगेट होने की कोशिश करते हैं तो वो किसी भी मैटर को, अगर हम किसी भी मैटर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कर देंगे, तो वो जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल है एक जगह होने के एग्रीगेट करेंगे, एक जगह आने के लिए लड़ेंगे, जिसके कारण वो जो बॉडी है वो बॉडी कैसी फॉर्म हो जाएगी? रिजिड यानी हार्ड। जो जैसे वुडन पीस होता है, वुडन पीस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है, हमने ऐसे फोर्स डेवलप करा सब तरफ से, ऐसा होता नहीं, पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है क्या। तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में हमने क्या करा, सबको एक जगह धक्का देने की कोशिश करी। तो कोशिश करने जो एक जगह हमने धक्का दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स सेंटर पॉइंट पे आना चाहे, तो जिसके कारण जितने भी मॉलिक्यूल थे वो एक पॉइंट पे एग्रीगेट हो गए। एक पॉइंट पे एग्रीगेट होने के बाद में अच्छा सीधा एग्जांपल है, दो बॉल थी, इसको हमने इधर से फोर्स करा, इसको इधर से फोर्स करा, दोनों आके रुक गई। जब ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा जाएगी, हम इनके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलने वाली और एक फॉर्म हो जाएगी, वो होगी हार्ड बॉडी। वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, सबके ऊपर फोर्स क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? कम, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो जिसके कारण सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई देखा गया है, ऐसा उन्होंने माना है। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला जो कंसेप्ट है, तो बाकी के जो भी हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, उन सब में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी के सारे कंसेप्ट इससे ही क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट कंसेप्ट देखने से पहले मैंने एक पॉइंट भूल गया था आपको बताना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा होने के कारण उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? कम होगी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां से हमको एक पॉइंट पता लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। काफी मेन पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये जो कंसेप्ट है, जितना भी मैंने आपको समझाया उन सबका एक समरी टाइप है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी फिर आपको सब कुछ याद रहेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाने से क्या हुआ? ये दो पार्टिकल थे, इनके ऊपर जब हम फोर्स बढ़ा देंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा। अट्रैक्शन डेवलप होने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, और एक दूसरे की तरफ ये जब आ जाएंगे तो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, जिसके कारण जो इनका डिस्टेंस पहले ऐसा था
वो कैसा हो गया, नेग्लिजिबल। तो बस ये कंसेप्ट है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स कम हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ये मेन पॉइंट था। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पैकेजिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग एफिशिएंसी। अब आप समझ ही गए होंगे पैकेजिंग एफिशिएंसी मतलब होता है कि किसी भी इन तीनों स्टेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। यानी कि लिक्विड के अंदर हम देखते हैं, अगर आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, लिक्विड के अंदर अगर हम देखें तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, वहीं गैस के अंदर देखें तो काफी दूर रहते हैं, और सॉलिड के अंदर देखें तो पार्टिकल काफी पास पास होंगे। तो ये तीनों हमने देखा है अभी कि पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होती है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, लिक्विड के अंदर जो होते हैं तो मॉडरेट में, मतलब थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और गैसेस में तो काफी ही दूर रहते हैं। तो अब ये हुआ कैसे, ये तो हमने पता लगा लिया कि हाँ ऐसा होता है, पर ये ऐसे हुआ कैसे। तो हमने जो पहला कंसेप्ट पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, उससे बात क्लियर होगी। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसा था, हाई था। हाई होने के कारण जो दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो अगर मैं आपको एक टब देता हूँ, एक टब आपको मैंने दिया, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी कुछ टेनिस बॉल्स वगैरह कुछ भी डाल दी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा बढ़ा दिया, उनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो बॉल एक जगह एग्रीगेट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट उनका क्या हो गया, या डिस्टेंस क्या होगी दोनों बॉल के बीच में, कम होगी, तो बॉल ज्यादा पास पास होगी। वहीं लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो कैसा था, माइल्ड और नॉर्मल। तो माइल्ड होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कैसा लगा, माइल्ड लगा, एज कम्पेयर टू सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम ही लगा। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम लगा तो डिस्टेंस भी थोड़ा ही कम हुआ, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था IMF, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स के। सारी ये बात, सारा जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा सिर्फ इस पॉइंट को लेकर ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। माइल्ड था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा रहेगा, माइल्ड रहेगा। तो डिस्टेंस एज कम्पेयर टू सॉलिड ज्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज्यादा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिस्टेंस कम होगी। वहीं पे इसमें थोड़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गई। यही क्लियर, जब डिस्टेंस बढ़ गई तो पार्टिकल कैसे रहेंगे, थोड़े दूर दूर। वहीं अगर गैसेस की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा था, कम था। अब कम इतना था कि हम उसको एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाए, तो हम इसको नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। नेग्लिजिबल यानी कि उसको हम इतना कम था कि हम उसको मेजर भी नहीं कर पाए, तो हमने उसको नेग्लिजिबल कह दिया। तो IMF बिल्कुल कम था, तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल क्या होना है, ज्यादा होना ही है, यानी क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अब जो अगला पॉइंट आता है, आप पहले पैकेजिंग एफिशिएंसी को पूरा सही से कर देते हैं। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी जो सॉलिड की रहेगी वो काफी ज्यादा रहेगी, यानी कि पार्टिकल काफी पास पास रहेंगे, डिस्टेंस कम रहेगा। यहाँ पर वही माइल्ड और मॉडरेट रहेगी, या नॉर्मल भी आप कह सकते हो। और जो गैसेस स्टेट में है वहां पर बिल्कुल नेग्लिजिबल या वेरी लो। रहेगी। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आएगा वॉल्यूम और शेप का। वॉल्यूम और शेप क्या होता है, शेप तो बेसिकली किसी भी बॉडी का आकार, यानी कि वो बॉडी किस शेप में प्रेजेंट है हम नॉर्मली कहते हैं, यानी कि उसका कंपोजिशन कैसा है। जैसे मार्कर है, यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया तो इसका शेप चेंज हो जाए, ऊपर लगता है तो कुछ और होता है। मैं हुआ मेरा, अगर मैं ये स्पेक्स लगा लेता हूँ अलग दिखता हूँ वगैरह।
तो हमारा कंपोजिशन क्या है वो शेप के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है, किसी भी कंटेनर की या किसी भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ डाल सकते हैं उसकी कैपेसिटी को हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम, यानी साइंटिफिक टर्म में हम कैपेसिटी को वॉल्यूम कह सकते हो। जैसे कि बॉक्स है आपका, जो पेंसिल बॉक्स होता है, उस पेंसिल बॉक्स को आप खोलिए, उस पेंसिल बॉक्स के अंदर आप कितनी पेंसिल डाल सकते हो, यानी कि उस बॉक्स की कैपेसिटी की वो कितना पेंसिल को स्टोर कर सकता है, वो उसकी कहलाती है वॉल्यूम। और आती है शेप की बात, तो शेप मैंने आपको बता दिया, यानी बॉडी कंपोजिशन, फिजिकल उसकी जो कंपोजिशन है वो सारा शेप के ऊपर आता है। अब आती है सॉलिड की बात। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, ज्यादा, यानी कि पार्टिकल कैसे पास पास है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ज्यादा हो गया। तो जिसके कारण उन पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना, यानी कि उनसे अलग करने में हमें ज्यादा मुश्किल होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। अगर लिक्विड और गैस के पार्टिकल से अगर हम कंपेयर करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को, तो हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कम है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। तो जो सॉलिड का वॉल्यूम रहता है वो फिक्स वॉल्यूम रहता है। अब फिक्स वॉल्यूम रहता है यानी कि उसका शेप भी फिक्स रहता है, यानी कि दोनों जो रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट टेक ए डस्टर, ये डस्टर है, अभी सॉलिड है, ठीक है, इसके बीच के जो पार्टिकल है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंद हुए। अगर मैं इस डस्टर को तोड़ देता हूँ तो ये डस्टर वापस वैसा नहीं बनेगा जैसा पहले था, ठीक है। तो डस्टर जो है, इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा क्लोज है। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो ये अपना वॉल्यूम क्या कर लेगा, बदल लेगा, दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। जहाँ इसका वॉल्यूम अभी 10, अगर मैं 2 कर दूंगा तो 5 हो जाएंगे, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और साथ में अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो इसका साइज और शेप भी चेंज हो जाएगा। तो जो सॉलिड का जो वॉल्यूम और शेप रहता है वो कैसा रहता है, फिक्स, यानी कि इसको तोड़ने के बाद हम इसको वापस पहले जैसा नहीं बना सकते, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए जो सॉलिड रहता है उसका वॉल्यूम और शेप कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। देन बात आती है लिक्विड की। तो पहले शेप की बात करते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड अकेला ऐसा स्टेट है मैटर का कि हम जिस भी कंटेनर में उसको डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। एग्जांपल देखो ना, मैंने आपको दिया 100 ml वाटर और आपके सामने रखा एक जग और एक ग्लास। उस 100 ml वाटर को अगर आप जग में डालोगे, उस 100 ml वाटर को अगर आपने जग में डाला तो भी वो कितना ही देगा, 100 ml। उस 100 ml वाटर को आपने उस दूसरे जो आपके सामने ग्लास रखा था उसके अंदर डाला तो भी वो वाटर कितना रहेगा, 100 ml। यानी कि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो क्या है, सेम है। कोई से भी कंपोजिशन में देखो लिक्विड का वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पर जो लिक्विड का वॉल्यूम रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड। बट जो शेप है, तो लिक्विड की खासियत ये होती है कि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालते हो वो उसका शेप ले लेता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक शेप इसका नहीं होता है। जैसा कि सॉलिड में स्पेसिफिक शेप हमको देखने के मिलते हैं अलग अलग मैटर के लिए। तो अगर मैंने आपको 100 ml वाटर दिया, आपने जो जग में डाला था तो 100 ml वाटर ने किसका शेप ले लिया, जग जैसा शेप ले लिया। और वही अगर 100 ml वाटर आपने ग्लास के अंदर डाला था तो उस 100 ml वाटर ने किसके जैसा शेप ले लिया, ग्लास के जैसा शेप ले लिया। तो यहाँ पर जो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि शेप चेंजेबल, यानी कि इसका शेप जो रहता है वो बार बार बदलता रहता है। यानी कि आप जिस भी कंटेनर में इसको डालते हो ये उसका ही शेप ले लेता है। अगला आता है गैसेस स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम और शेप में गैसेस स्टेट का क्या रोल है, जैसा कि हम जानते हैं गैसियस के जो पार्टिकल है काफी दूर दूर रहते हैं। अगर हम दूर दूर पार्टिकल पे जस्ट कंसीडर करो गैसेस के पार्टिकल है, ये कंटेनर है, ये गैसेस के पार्टिकल है, और इसके अंदर मैंने एक और कंटेनर रख दिया यहाँ के लिए, लो अंदर पार्टिकल को अंदर जाने के लिए 2 जगह कर दी। तो अगर मैं इन 2 पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर डालता हूँ, यानी कि बाहर से मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये पार्टिकल क्या होंगे, अंदर चल जाएंगे। और अंदर जाने के बाद जब मैंने इनका वॉल, ये जो वॉल मैंने खोल रखे थे मैंने बंद कर दिए, तो पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, अंदर ही रह जाएंगे। यानी कि जो पहले वॉल्यूम कंपोजिशन था वो बड़े वाले कंटेनर के लिए था, जैसे जैसे मैंने उसको अंदर डाला तो उसका वॉल्यूम कंपोजिशन किसके जैसा हो गया, छोटे वाले कंटेनर के जैसा।
यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। एंड जब ये बड़े वाले पार्टिकल में थे तो पार्टिकल काफी दूर दूर थे। जैसे मैंने छोटे वाले पार्टिकल के अंदर इनको छोटे वाले कंटेनर के अंदर डाला तो वो काफी पास पास आ गए, यानी कि उन्होंने अपना शेप भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यहां से हमें पता लग रहा है सॉलिड का जो वॉल्यूम और शेप रहता है फिक्स रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है पर शेप चेंजेबल होता है, कैसे भी कंटेनर का शेप ले लेता है। वहीं गैस की बात करें तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि गैस को हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे तो गैस उसी कंटेनर का शेप और वॉल्यूम ले लेगा जैसा उस कंटेनर की कैपेसिटी या फिर कैरिंग कैपेसिटी जो भी आप कंसीडर कर रहे हो। अगला पॉइंट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो जो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है सॉलिड के अंदर, जिसके कारण जो पार्टिकल के बीच की जो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो काफी कम है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 5 पार्टिकल पड़े लीनियरली मेरे पास 2 पार्टिकल पड़े जो कि ऐसे, उसके भी आफ्टर सेकंड उसके भी आफ्टर हमने ले लिए 2 पार्टिकल जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और वो एक लकड़ी से कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपको कहूंगा इस वाले पार्टिकल को तोड़ो और सेकंड में आपको कहता हूँ इस वाले पार्टिकल को तोड़ो, तो किस पार्टिकल को तोड़ना ज्यादा आसान होगा? तो ऑब्वियसली बात है इस पार्टिकल को तोड़ना ज्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें हमें बीच में लीवर मिल रहा है। छोड़ो उस बात को, छोड़ो लीवर वगैरह को। तो जो दूर दूर पार्टिकल है उनको हमको तोड़ना आसान है, यानी कि एक स्केल है आपके पास, उस इसमें 30 सेंटीमीटर का स्केल है, आपको मैंने कह दिया 2 कोने से तोड़ो, आराम से टूट जाएगा। पर उसी स्केल को जब मैंने 5 सेंटीमीटर का कर दिया, छोटा सा कर दिया, और फिर मैंने आपसे कहा कि तोड़ो, तो उसको तोड़ने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो हमें 30 सेंटीमीटर के स्केल को तोड़ने में करनी पड़ी थी उसके कंपेरिजन में। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है यानी कि पैकेजिंग एफिशिएंसी है वो क्या है, काफी ज्यादा। इसके कारण हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वो पार्टिकल एक दूसरे से छूटे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का कैसा होगा, वेरी हाई। और लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ कैसा है, माइल्ड है। तो इन दोनों के सॉलिड के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो कम मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, गैसेस के केसेस में बात करें तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे माइल्ड आ जाएगा यानी कि बीच में नॉर्मल। वही बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल्स तो काफी दूर दूर है, तो हमें इतना ज्यादा उसमें जो बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इतना अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, लो, काफी कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंसिटी की। अब डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। यहाँ लिख देता हूं मैं, काफी काम की चीज है आपके लेवल पर, न्यूमेरिकल पूछ सकता है कभी कभी आपके टॉपिक पे से। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास एक तरीके से हम कह सकते हैं वेट, वेट नहीं है, बाद में मैं आपको फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं क्लियर कर दूंगा। तो मास को अभी आप मान के चलो वजन, किसी भी चीज का, किसी बॉडी का वजन। और वॉल्यूम जो मैंने आपको बताई थी कैपेसिटी, यानी कि कितनी कैपेसिटी में आप कितना मास रख पा रहे हो वो कहलाएगी उसकी डेंसिटी। एक एग्जामिन करना, आपके पास एक टब है, उस टब के अंदर आप 5 बॉल रख रहे हो, आपने एक और टब लिया, 2 टब है, यहां पर समझना, ये टब 1 और ये टब 2।
ये टब नंबर 1 है, ये टब नंबर 2 है। अब मैंने यहाँ पर 1 जो टब था, टब नंबर 1, उसके अंदर मैंने 5 बॉल्स डाल दी, और टब नंबर 2 जो था यहाँ पर मैंने उसके अंदर 6 बॉल्स डाल दी। वेरियस दोनों के जो फर्स्ट टब और सेकंड टब था, दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। यहाँ कंसिडर करना, ये एक पेन स्टैंड है, इस पेन स्टैंड का साइज हमेशा सेम रहेगा। मैं चाहे इतने पेन निकाल लूं या इतने पेन और डाल लूं या इसके दुगने और डाल दूं, तो अभी मैंने इतने पेन रख रखे इसके अंदर। तो अगर मास को कंपेयर करें अभी, तो इसका मास मान लीजिए 5 है और वॉल्यूम भी इसका 5 मान लीजिए। इसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया 5 है, और इसके अंदर जो मास है वो भी कितना है, 5। तो डेंसिटी कितनी होगी, 1। पर जब मैंने इसके अंदर पेन्स का नंबर बढ़ा दिया, यानी कि मास ज्यादा हो गया, वॉल्यूम वही फिक्स है। तो मास जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। जैसे जैसे हम फिक्स वॉल्यूम के अंदर अगर मास को बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि एक वॉल्यूम के अंदर आप कितना मीटर भर सकते हो, वो उसकी कहलाती है डेंसिटी। अगर आपने कम मीटर भरा है तो उसकी डेंसिटी लो होगी। उसी वॉल्यूम के अंदर आपने अगर ज्यादा मीटर डाल दिया तो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मास ज्यादा हो रहा है। बस बेसिकली यही था, और इसके अलावा कुछ नहीं, आपको इतना समझने की जरूरत है नहीं। तो डेंसिटी जो होगा वो मास पर वॉल्यूम, यानी कि एक फिक्स वॉल्यूम पर आप कितना मास डाल रहे हो। तो अब बात आती है सॉलिड की। सॉलिड के हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल कैसे रहते हैं, पास पास रहते हैं। तो एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर अगर मैं सॉलिड को रखना चाहूंगा तो उसके पार्टिकल का जो काउंट है वो ज्यादा रहेगा, जिसके कारण उसका मास भी ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम मैंने एक टब लिया, टब सॉलिड के लिए भी वही है, लिक्विड के लिए भी वही है, और गैसेस के लिए भी वही है। पर जो पार्टिकल काउंट है वो तीनों में क्या है, अलग अलग। क्यों, क्योंकि पैकेजिंग एफिशिएंसी सॉलिड की कैसी है, हाई। अब सॉलिड की पैकेजिंग एफिशिएंसी हाई क्यों है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, डिस्टेंस कम होगी, तो पार्टिकल क्या होंगे, पास पास, यानी फंस फंस के बैठे हैं सारे। लिक्विड की अगर देखें तो जो पैकेजिंग एफिशिएंसी है माइल्ड है या नॉर्मल है, थोड़ा दूर दूर है। गैस की देखें तो भैया नेग्लिजिबल, काफी दूर दूर बैठा है। तो जो एक पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम के अंदर अगर पार्टिकल काउंट हम देखें ज्यादा, तो किसमें है, सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैसेज में। तो पार्टिकल काउंट ज्यादा होने के कारण मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बस के अंदर अगर 2 जने बैठे हैं तो उनका एवरेज वेट ले ले तो 100 केजी मान लीजिए, 50 केजी मान लीजिए। अब अगर वही बस है, एवरेज वेट नहीं, सॉरी, आप टोटल वेट देखो तो 100 केजी मान लीजिए। एक बस के अंदर 2 अगर आदमी बैठे हैं तो उसका वेट कितना होगा, 100 केजी। अगर उसी बस के अंदर मैं 50 आदमी बिठा देता हूँ, अगर 50 के हिसाब से भी देखें तो उसका वेट होगा 2500 केजी। तो यानी कि उसके अंदर हमने क्या कर दिए, पैसेंजर्स बढ़ा दिए। पैसेंजर्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। वहीं पर जो 2 आदमी बैठे थे वहां पर भी क्या था, बॉक्स तो सेम था, पर जो उसके अंदर मास जो था, पार्टिकल काउंट था, वो क्या था, कम था। और बाद में जब हमने लिया उसमें ज्यादा था। तो मास सीधा सीधा डिपेंड करता है डेंसिटी पे। फिक्स वॉल्यूम के अंदर तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, पर कब, जब वॉल्यूम आपका फिक्स हो। तो सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्यों, सीधा सा आंसर है, बिकॉज ऑफ पैकेजिंग एफिशिएंसी। पार्टिकल पास पास रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, पार्टिकल के बीच में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कम होता है। वहीं इसकी लिक्विड की बात करेंगे तो माइल्ड, और गैसेस की बात करेंगे तो होगा पर कम होगा, होगा पर डेंसिटी कम होगा। अब जो है गैसेस का हम डेंसिटी चेंज कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी से। लिक्विड का भी हम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ला सकते हैं फ्लूइडिटी से। ये सारी बातें हम मोर टू नो में पढ़ेंगे, यानी कि इसके अगला टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है उसमें हम वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बस इतना ही है, और इतना आपके 9th लेवल के हिसाब से काफी है। इससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। और अगर आप नीट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो अभी से फाउंडेशन के हिसाब से, तो भी ये चीज काफी है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो आएगा मोर टू नो का। सो बी रेडी, मोर टू नाउ। अब मोर टू नाउ में हम कुछ बेसिक साइंटिफिक टर्म्स जो कि आपके फाउंडेशन के लिए काम आ सकती है, और जो एनसीईआरटी जो है वो भी इसी लैंग्वेज का यूज कर सकता है। डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी ही वो यूज करता है, सीधा सीधा नहीं देता। क्या आपको पूछ रहा है वो सीधा टर्म्स के रूप में दे देता है। तो सबसे पहला टर्म आता है रिजिडिटी।
सबसे पहला टर्म आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है हार्डनेस, यानी कि इसकी रिजिडिटी ज्यादा, हम कभी कभी कहते थे ना ये रिजिड है, ये सॉफ्ट बॉडी स्मूथ बॉडी है, ये रिजिड है। रिजिड मतलब होता है हार्डनेस, यानी कि उसकी हार्डनेस से हम कंपेयर कर रहे हैं उस बॉडी को, तो हम कहेंगे रिजिडिटी। देन आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ टू फ्लो। फ्लूइडिटी मतलब होता है यानी कि आप उसको कितना, वो चीज कितनी फ्लो कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को आप डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइडिटी, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि जो लिक्विड है उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, गैस की होती है ठीक ठीक, और सॉलिड में तो फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी जो है, आप इसके बारे में आपको बस अभी इतनी याद रखना है, स्ट्रेंथ टू फ्लो। फ्लूइडिटी आप अच्छे से समझ जाओगे 11th क्लास 11th के अंदर, उसमें आपको अच्छा मिलेगा हाइड्रोमैकेनिक्स, उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा हाइड्रोमैकेनिक्स के अंदर। तो रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, और जो थर्ड टर्म आती है हमारी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो मोस्टली यूज होती है गैसेस पार्टिकल्स के लिए। गैसेस पार्टिकल्स के लिए कैसे कि गैसेस के जो पार्टिकल रहते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, और उन काफी दूर दूर पार्टिकल को हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे। तो वो जो दूर दूर पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल को हम एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके पास पास ला सकते हैं, और एक लिक्विड की तरह उसको हम रूप दे सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है पावर टू एग्रीगेट एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे एग्रीगेट करने की, जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनको हमको एक पॉइंट पे एग्रीगेट करना है, तो हम यूज करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों एक एक स्पेसिफिक मैटर के लिए यूज की गई है। यानी कि रिजिडिटी, हार्डनेस किसके लिए यूज होती है, सॉलिड के लिए मोस्टली। देन आता है फ्लूइडिटी, जो कि स्ट्रेंथ टू फ्लो मेनली किसके लिए होती है, लिक्विड के लिए। अब गैस जो रहेगी हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड कर सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी मेनली किस स्टेट के लिए होगी, गैसियस स्टेट के लिए। तो ये तीन टर्म्स थी, और जो एनसीईआरटी के आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें वो इन वर्ड की जगह, जो पीछे मैंने वर्ड लिखे इन वर्ड की जगह वो डायरेक्ट ये वर्ड यूज कर देता है। तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने ये क्या नई चीज पढ़ी। नई चीज कुछ नहीं है, बस उनने टर्मिनोलॉजी की थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। तो अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोर टू नो में, वो मैं बताऊंगा अभी। मोर टू नो में जो नई बात आती है, जैसा कि मैंने बताया था, मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो मैटर को है, मैटर कंपोजिशन को सिर्फ तीन कैटेगरी में डिवाइड करा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में। पर उसके बाद भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे आइंस्टीन थे, और भी दो तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश करी कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे मैटर बनता है। तो दो स्टेट और फाउंड हुई थी, जिसमें से थी एक प्लाज्मा और एक थी बोन आइंस्टीन। बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी काम का नहीं है, और अगर अभी फाउंडेशन के हिसाब से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ नाम ही याद रखना आपके लिए काफी है, क्योंकि आप इनको 11th क्लास में काफी अच्छे से पढ़ लोगे। अगर फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ रहे हो तो बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी काम का नहीं है। बस वर्ड याद रख लेना कि तीन स्टेट के अलावा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी ऐसी दो स्टेट थे जो कि साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर की गई है। वो एक तो प्लाज्मा है और एक बोन आइंस्टीन है। अब ये इतना फेमस यानी फेम में नहीं आई, क्योंकि इनकी अभी डिटेल स्टडी नहीं की गई है जितनी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की गई है। तो उन दोनों के अलावा भी ये जो दो है वो है प्लाज्मा और बोन आइंस्टीन। अब जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि जो हमारा चैनल होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि जो चैनल होगा वो मेनली एनसीईआरटी बेस होगा, ताकि बोर्ड वाले बच्चों को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो करना भी काफी जरूरी है। तो इसमें जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी जो कि बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम के। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चौक, कॉटन और आयरन। यानी कि आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है एयर, देन दिया हुआ है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो हनी है, उसके बाद वाटर है, वाटर के बाद चौक, कॉटन एंड आयरन। ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अभी हमने बेसिकली यहाँ पढ़ा था कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड होता है और देन उसके बाद गैसियस स्टेट आती है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एयर दे रखा है, एयर का में आएगा गैसियस स्टेट में, यानी कि एयर की जो डेंसिटी होगी वो काफी कम होगी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी चिमनी से जो धुआं निकलता है वो भी एक तरीके की एयर ही है, तो वो भी गैसियस स्टेट में आ जाएगी, यानी कि सिमिलर होगी इन दोनों की, यानी कि सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो इन दोनों की होगी, एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अब सेकंड में जो गैसियस से जो थोड़ी ज्यादा रहेगी वो किसकी रहेगी, लिक्विड की। तो यहाँ पर हमको लिक्विड में सिर्फ दो ही चीजें दिख रही है, हनी और वाटर। अब बात सुनना, हनी एंड वाटर दोनों ही लिक्विड है, पर दोनों की डेंसिटी में काफी ज्यादा अंतर है। अब यहाँ पर हम डेंसिटी कैसे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मास। मैंने आपको एक गिलास भरकर शहद दे दी और वहीं पे मैंने आपको दूसरी जगह एक गिलास भरकर वाटर दे दिया, तो ग्लास का वॉल्यूम क्या है, सेम है। मैंने आपको कहा था वॉल्यूम कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हमने एक बात पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, डेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास पर वॉल्यूम के। तो यहाँ पर जो मैंने दो आपको ग्लास दिए हैं, उन दो ग्लास का जो वॉल्यूम है वो तो कैसा है, फिक्स। वॉल्यूम कैसा है, फिक्स। तो वॉल्यूम फिक्स होने के कारण दोनों में सेम है, तो यहाँ से वॉल्यूम हटा दो, तो डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो जब आप ग्लास का वे करोगे, दोनों ग्लास का वेट करते हो, वाटर वाले का भी और हनी वाले का भी, तो हनी वाले का जो वेट आएगा वो आएगा ज्यादा। तो मास ज्यादा आने का, हनी का जो मास ज्यादा आने का कारण है वो उसकी डेंसिटी के कारण, यानी उसके अंदर पार्टिकल पास पास है। इसीलिए तो जब आप एक तरफ हनी को नीचे ग्लास को टेढ़ा करिएगा, वो जो हनी डुलेगी वो बिल्कुल काफी स्लो मोशन में धीरे धीरे नीचे आएगी। उसी के अगर आप वाटर का जो पानी है, जो ग्लास है, उसको जैसे ही आप नीचे की ओर करते हैं तो पानी एकदम से धुल जाएगा। तो डेंसिटी जो रहती है वो हनी की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। अगर आपको डेंसिटी फिजिकली फाइंड करनी है तो आप वॉल्यूम को फिक्स कर दो और मास के हिसाब से आप उसकी डेंसिटी देख सकते हो। फिक्स वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके अलावा और कुछ इतना है नहीं इसमें। तो हनी की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। अब आती है चौक, कॉटन और आयरन। क्या आता है, चौक, कॉटन और आयरन। तीनों जो है वो सॉलिड है, यानी कि इन तीनों से तो, इन बाकी औरों से तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है ही सही, पर अब इन तीनों के अंदर हमको पहचानना मुश्किल है, तो हमें फिजिकली टेस्ट करना पड़ेगा चौक कैसी है, कॉटन कैसी है और आयरन कैसी है। अब कॉटन जो होती है, कॉटन को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कॉटन को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कॉटन को हाथ में लेके जैसे दबाते हो तो एयर सारी निकल जाती है और कॉटन का जो शेप होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि कॉटन के पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है, दबाने पे वो पास पास आ रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं। तो कॉटन की जो डेंसिटी होगी इन दोनों के कंपैरिजन में काफी कम होगी। अब वही चौक और आयरन को कैसे कंपेयर करना है, एक फिक्स वॉल्यूम ले लो, फिक्स वॉल्यूम के अंदर ये दोनों चीजें बराबर डाल दो, बराबर नहीं डालनी है। वॉल्यूम फिक्स करी,
वॉल्यूम फिक्स करने के बाद आप इनका मास कर लो, तो जिसका मास ज्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था इन टेक्स्ट का। खुद से करिएगा, बस कंसेप्ट आपको लेके चलने हैं। अगर आपने स्टेट्स ऑफ जो अभी हमने पहले पढ़ा था, अगर पहले वाला अगर सही से पढ़ लिया होगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं है इसमें। देन टेबुलेट डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में आपको टेबुलेट करके डिफरेंस बताने, तो वो हम कर चुके हैं। कमेंट अपॉन रिजिड, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब के बारे में आपको बताना है, तो वो भी हम बता चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी हम जब चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, कैन मैटर चेंज इन स्टेट्स, तो वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन करेंगे थोड़ा। अब आता है गिव रीजन। अ गैस फिल्स कंप्लीटली वेसल इन विच इट्स केप, यानी कि हम जिस वेसल के अंदर गैस को भरते हैं वो उसके अंदर कंप्लीटली फिल हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। काफी दूर दूर होने के कारण जो बोर्ड गिर जाता है, गैस के पार्टिकल रहते हैं काफी दूर दूर रहते हैं। अब वेसल है, उस वेसल के अंदर अगर हम उसको कंप्रेस करके उस वेसल के अंदर हम उसको ला सकते हैं, तो इसका मेन रीजन ये है कि जो गैस की पैकेजिंग एफिशिएंसी होती है वो काफी कम होती है, जिसके कारण हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक वुडन की एक लकड़ी की जो टेबल है हम उसको क्या सॉलिड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजिडिटी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास है, हार्ड एंड सब्सटेंस है, सॉलिड कंसीडर करना है। पैकेजिंग एफिशिएंसी भी उसकी ज्यादा है। अब वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, हवा के अंदर हम आराम से हमारा हाथ हिला सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें पानी के अंदर, तो वहां पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हाथ हिलाने में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि गैस की जो पैकेजिंग एफिशिएंसी यानी पार्टिकल की जो बीच की डिस्टेंस है वो काफी दूर दूर है, और लिक्विड में जो पार्टिकल की डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू गैस काफी पास है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू गैस, जिसके कारण हैंड को मूव करना वहां पे टफ पड़ता है एज कम्पेयर टू गैस। एग्जाम्पल लीजिए, ये है गैस और ये है लिक्विड। यहाँ पे मैंने एक ग्लास बॉल ली, यहाँ आपके पास दो बड़ी बड़ी बॉल्स पड़ी है, और आपको इन दो बड़ी बड़ी बॉल्स के बीच में से छोटी सी ग्लास बॉल निकालनी है। तो आप क्या करोगे? जरा सा पुश करोगे और बॉल निकल जाएगी। यहाँ पर दो बड़ी बड़ी बॉल्स है, लिक्विड की पैकेजिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स माइल्ड रहता है, जिसके कारण जो बॉल है वो थोड़ी पास पास रहेगी, जैसे गैस में दूर दूर थी उसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर मैंने एक ग्लास बॉल रख दी, जैसे मैं यहाँ पे फोर्स करूंगा तो वो यहाँ से टकरा के वापस पीछे आ जाएगी, यानी कि उसको जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है इतना क्लियर जितना गैस के अंदर मिल रहा है। इसलिए हम हमारे हाथ जो है आराम से हिला सकते हैं गैस में एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है काफी दूर दूर रहते हैं लिक्विड के कंपेरिजन में। लिक्विड के जो पार्टिकल है वो काफी पास पास रहते हैं, यानी कि लिक्विड की पैकेजिंग एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गैस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि एक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर हमारी जो उनकी खुद की स्टेट्स है वो चेंज कर सकते हैं? सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है क्या, या फिर लिक्विड उन दोनों में हो सकता है, फिर गैस उन दोनों में चेंज हो सकता है। तो इसके बारे में हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।